के सत्संग में स्वागत करते हैं। जैसा कि अभी तुरियातीत ध्यान के साथ सदन शुरुआत हुआ था, आगे बढ़ते हैं आज का शुभ चिंतन के लिए। आज हमें चिंतन बांटने हेतु हमारे साथ आए हैं प्राध्यापक जयप्रकाश गोयल जी। जयप्रकाश गोयल जी 1996 के से स्काई सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। 2004 से सर्विसेज करते आ रहे हैं। अभी सिंगापुर स्काई सोसाइटी नामक एक संस्था में उपाध्यक्ष रूप में सेवाएं करते आ रहे हैं। अर्नस्ट एंड यंग नामक एक बिग फोर ऑडिट फर्म में कार्यरत हैं। आज उन्होंने सही शीर्षक चुना है, हमारे बिग डेटा, उसका विश्लेषण और क्लेंसिंग कैसे करें। आजकल हम सभी सुन रहे हैं बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें है क्या, ये हमें कैसा इम्पैक्ट करता है और इसको स्काई योगा के दृश्य में कैसे देखेंगे, वेदात्रियम के पर्सपेक्टिव में क्या हमें इसमें समझना है, ये सबको हमें समझाने के लिए आज जयप्रकाश जी हैं। जयप्रकाश जी, आप तैयार हैं? जय संसार, जय संसार, जय समृद्ध। हाँ, मैं नरेश बाबू जी। जी, वाल्टा बड़मड़न, आपका आवाज़ एकदम बिल्कुल सही आ रहा है सर, आप चालू कर सकते हैं। एक मिनट में पॉइंट पॉइंट शेयर कर लेता हूँ। जी। जय संसार, जय संसार, जय समृद्ध। आज के सत्संग में बिग डेटा नामक आधुनिक कॉन्सेप्ट को लेते हुए हमारे अनुवांशिक केंद्र यानी जेनेटिक सेंटर को रिलेट करते हुए अनुवांशिक केंद्र के महानता, विशेषता और शुद्धकरण क्यों जरूरी है उसको समझाते हुए एक प्रयास शुरू करता हूँ बिग डेटा से। उसके पहले हम बिग डेटा को समझ लेते हैं, वो क्या है और उसे कैसे प्रोसेस किया जाता है, फिर हम चलेंगे जेनेटिक सेंटर पे। बिग डेटा का मेन तत्व है डेटा। हम सभी कभी ना कभी कहीं ना कहीं डेटा शब्द को इस्तेमाल किए हैं, लेकिन हमारे मन में यह सवाल जरूर उठता है कि ये डेटा क्या है और आजकल ये क्यों इतने चर्चा में है। डेटा का अर्थ है तथ्य, आंकड़ा या जानकारी का हिस्सा। याद रखिए, जानकारी नहीं है, जानकारी का एक हिस्सा है। वैसे डेटा सिर्फ एक कंप्यूटर से संबंधित शब्द नहीं है, बल्कि डेटा प्लेन फैक्ट्स को कहा जाता है। अपने आप में डेटा का कोई मतलब नहीं है। अगर इसी डेटा को ऑर्गेनाइज और प्रोसेस कर प्रस्तुत किया जाए किसी एक कॉन्टेक्स्ट में, उन्हें उपयोगी बनाने के लिए, तब इसे जानकारी या इंफॉर्मेशन कहते हैं। उदाहरण के रूप में अगर मैं कहूँ 130 138 और 138 करोड़, क्या आप समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ? अगर मैं ऐसा कहूँ हमारे देश की जनसंख्या 138 करोड़ है, तो हाँ, अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये डेटा कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि देश की आबादी, कोविड केसेस की संख्या, स्कूल का ठिकाना, ऑफिस का ठिकाना वगैरह 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 आदि। अब चलते हैं बिग डेटा। बिग डेटा क्या है? बिग डेटा डेटा का ही एक बहुत बड़ा रूप है, जो विभिन्न छोटे डेटा के आकार में लगातार वृद्धि हो जाने से तैयार होता है। यानी बिग डेटा डेटा का ही एक विशाल रूप है। आओ देखते हैं बिग डेटा के सोर्सेस क्या हैं। बिग डेटा के सोर्स होते हैं सोशल मीडिया, जैसे आपकी फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, लिंक्डइन हुआ, ट्रांसैक्शन जब भी आप बात खरीदते हैं दुकानों से, और अन्य कई डेटा। चलिए एक वीडियो देखते हैं छोटा सा। क्या आप जानते हैं कि आपके मोबाइल फोन के द्वारा कितना डेटा उत्पन्न होता है? एसएमएस, फोन कॉल, ईमेल,
फोटो, वीडियो, सर्च और ऑडियो के द्वारा करीब करीब 1 महीने में 1 GB से लेकर 100 GB तक का डेटा पैदा होता है। अगर हम इस संख्या को 5 मिलियन आबादी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इस डेटा की संख्या इतनी हो जाती है कि एक आम कंप्यूटर उसको संभाल नहीं सकता है। इसी को हम बिग डेटा कहते हैं। बिग डेटा, अगर हम उस बिग डेटा को उपयोग नहीं करें तो ये हमारे लिए वेस्ट है, हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। बिग डेटा को उपयोग करने के लिए उसका विश्लेषण करना जरूरी है, क्योंकि ये डेटा इतना बड़ा है कि आम सॉफ्टवेयर इसका विश्लेषण नहीं कर सकता। इसके लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर और स्पेशल सिस्टम की जरूरत है, जैसे कि कैसेंड्रा, हडूप और अपाची स्पार्क। ये डेटा विश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसमें डेटा को पहले विभिन्न सूत्रों से इकट्ठा किया जाता है और डेटा सेंटर में, जैसे कि डेटा लेक, डेटा वेयरहाउस में जमा किया जाता है। फिर उन डेटा को जांचा जाता है, छांटा जाता है और छाना जाता है। फिर अनावश्यक और अमान्य और अधूरे डेटा को निकाला जाता है और डेटा को शुद्ध किया जाता है, क्योंकि 30 से लेकर 50% या उससे ज़्यादा के डेटा हमारे एक्चुअल में कोई काम के नहीं होते हैं, तो उनका निकालना अनिवार्य है, वरना हमें सही जानकारी नहीं मिलेगी या फिर सही समय पर जानकारी नहीं मिलेगी। तो डेटा का शुद्धिकरण अनिवार्य है। फिर इस डेटा का विश्लेषण किया जाता है आधुनिक टेक्निक जैसे डेटा माइनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस वगैरह वगैरह वगैरह। वह जानकारी इस प्रक्रिया के बाद हमें महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वह जानकारी कुछ भी हो सकती है, जिनमें कंपनियों के प्रगति का डेटा, जिसे हम शेयर मार्केट में निवेश करके हमारे पैसे को शेयर मार्केट में निवेश करके फायदा ले सकते हैं। डेटा प्रेडिक्शन, मार्केट ट्रेंड, डेटा प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी, डेटा की भविष्यवाणी, इसको रख के हमें पता कर सकते हैं कि कोविड का नेक्स्ट वेव कब आएगा। हम मार्केट ट्रेंड को भी समझ सकते हैं डेटा एनालिसिस के द्वारा। डेटा एनालिसिस के कुछ फायदे हैं जिनका इस्तेमाल करके विभिन्न क्षेत्रों में जैसे रिटेल, स्वास्थ्य, बैंक और पॉलिटिक्स इत्यादि सभी में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं और ग्राहक की जरूरतों को समझकर सर्विसेज की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। उदाहरण के रूप में रिटेल शॉप में मार्केट ट्रेंड को समझा सकता है, ये समझ सकते हैं कि ग्राहक कब क्या खरीदता है। उदाहरण के रूप में दिवाली के समय में कपड़ों की और जेवर की बहुत बिक्री होती है, तो जिसके कपड़े की दुकान है और ज्वेलरी शॉप है वो अपना स्टॉक प्लानिंग पहले से ही कर सकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में बिग डेटा एनालिसिस का अहम भूमिका है, जहां पर विभिन्न हॉस्पिटलों से बीमारी और उसके इलाज का डेटा का इकट्ठा किया जाता है और उसे एनालाइज किया जाता है। इसे पता चल जाता है कि किस बीमारी का क्या सही इलाज है। उससे हमें ये फायदा होगा कि कई कम समय में और कम खर्च में जल्दी से जल्दी हमारा इलाज हो सकता है। ऐसा ही एक बिग डेटा और बिग डेटा केंद्र हमारे शरीर में भी है। इस वाक्य से आपको पता चल जाएगा कि हमारा बिग डेटा कितना बड़ा है। प्रत्येक क्रिया, चाहे वह विचार, शब्द या कर्म हो, उसके परिणाम और अनुभव के साथ एक अभिलेख उत्पन्न होती है और
हमारे अनुवांशित केंद्र में जमा हो जाती है। हमारे 3 साल की उम्र से लेके अब तक हमने जितने भी कार्य किए हैं, उसके परिणाम और उसके अनुभव हमारे अनुवांशित केंद्र में जमा हो जाते हैं। इसके अलावा इंद्रियों के माध्यम से किए गए सभी अनुभव अनुवांशित केंद्र में जमा हो जाते हैं। अनुवांशित केंद्र जिसकी उत्पत्ति एक कोशिकीय जीवों में हुई थी, वो लाखों रूपों और पीढ़ियों से गुजरते हुए मनुष्य में उपस्थित है। यानी कि इतना अनुभव हमारे अनुवांशित केंद्र में है। इससे आपका अनुमान लग ही गया होगा कि हमारा बिग डेटा सही में कितना बड़ा है। एक कोशिकीय जीवों के स्तर से मनुष्य तक के विकास की कहानी अनुवांशित केंद्र से समझा जा सकता है। ये कितनी बड़ी बात है। ये एक तिजोरी है जहां ब्रह्मांड और विकास के सभी रहस्यों को संग्रहित किया गया है। जीवन प्राणियों द्वारा की गई प्रत्येक क्रिया और अनुभव को चरित्र गांठ में परिवर्तन किया जाता है और अनुवांशित केंद्र में स्थायी रिकॉर्ड के रूप में संग्रहित किया जाता है। यानी ये कैसे जो इम्प्रिंट्स होते हैं हमारे जेनेटिक सेंटर में, उसको कैसे स्टोर किया जा सकता है। वो एक रिकॉर्ड जैसे बन जाता है इम्प्रिंट्स, और वो स्टोर हो जाता है। जिस बिंदु पर अनुवांशित केंद्र स्थित है उसे मूलाधार चक्र कहते हैं। आप सबको मालूम होगा मूलाधार चक्र हमारे शरीर के बीच में हिस्से में यानी मेरुदंड के आखिरी में है। अनुवांशित केंद्र में एक शुद्ध शून्य के सभी गुण हैं। इसके कार्य हैं आत्मसिकुड़न मतलब आत्मसिकुड़न शक्ति मतलब सेल्फ कंप्रेसिव फोर्स अनुवांशित केंद्र में अभिलेखों को जमा करने में सक्षम बनाता है। ढकेल शक्ति यानी द रिपल्सिव फोर्स अभिलेखों को विस्तार मन में करने में सक्षम बनाता है। जब हम उदाहरण के रूप में जब हम रोड पर एक गाय को देखते हैं तो उसकी छवि छोटी बिंदु में सिकुड़कर जीव चुंबकीय में परिवर्तित होकर हमारे अनुवांशित केंद्र में जमा हो जाती है। जब कभी हम गाय को याद करते हैं तो अनुवांशित केंद्र में गाय की छवि मन में विस्तार होकर हमें याद आ जाता है कि हमने गाय को कहाँ देखा था, कब देखा था और गाय क्या कर रही थी। इसी प्रकार हमारे सभी कार्य उसके परिणाम और अनुभव के साथ हमारे अनुवांशित केंद्र में जमा हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप हमारे अनुवांशित केंद्र में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के रूप में सब्जी का स्वाद उसमें डाले गए हुए पदार्थ अनुसार बदल जाते हैं। जैसे बिग डेटा के सोर्स थे हमारे ईमेल, हमारे सोशल साइट्स, हमारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स वगैरह वगैरह वगैरह, वैसे ही हमारे इम्प्रिंट्स के काफी सोर्सेस हैं। सबसे पहला आता है वंश परंपरा यानी हेरिडिटी। हमें सबसे पहले निवेश अनुवांशित केंद्र में मिलते हैं हमारे माँ बाप से। उनके हर एक कर्म के छाप या उनके छाप हमारे अनुवांशित केंद्र में होते हैं। ये जो हमारे अनुवांशित केंद्र में जो एक कोशिकीय जीव से उत्पन्न हुए हैं, हमारे अनुवांशित केंद्र एक कोशिकीय जीव से उत्पन्न हुए हैं,
पीढ़ियों से चला जा रहा है, जिसमें पाप और पुण्य के निशान हैं। इसे हम संचिता कर्मा कहते हैं। यानी कि हमें हमारे माँ बाप से, उनके माँ बाप से, और यहाँ जहाँ तक हमारे सबसे पहले जो हम एक बोलते हैं ना, लाइक एक कोशीय जीव, वन सेंस एनिमल या इंसेक्ट, वहां से लेके अब तक के सारे अनुभव हमारे अनुवांशिक केंद्र में हैं। अगला आता है भोजन। जैसा मन वैसा, जैसा अन्न वैसा मन। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे विचार आएंगे, अच्छे कार्य करेंगे और अच्छे अनुभव हमारे अनुवांशिक केंद्र में जाएंगे। अगर हम तामसिक खाना खाएंगे तो बुरे विचार आएंगे, बुरे कार्य करेंगे और हमारा अनुचित केंद्र और दूषित होता रहेगा। अगला है थॉट्स, मनुष्य या विचार। मनुष्य में मन में चल रहे विचार उनके अनुवांशिक केंद्र में प्रभाव डालता है। उदाहरण के रूप में, अगर किसी का लड़ाकू किस्म का स्वभाव है, कहीं ना कहीं आगे चल के उसके हाथ चली जाएंगे। हमेशा हमें दूसरों को आशीर्वाद या ब्लेसिंग्स देने की आदत डाल देनी चाहिए, ताकि हम किसी भी समय कोई भी हमें नुकसान भी पहुंचाए तो हम उसे आशीर्वाद दें। ये कहीं ना कहीं जाके हमें लाभ होगा। अगला आता है क्रिया, एक्शन। हर क्रिया का एक परिणाम होता है। अच्छे कर्म अच्छे छाप या इम्प्रिंट देते हैं और बुरे कर्म बुरा छाप या बुरे इम्प्रिंट्स देते हैं। कहा जाता है कि 3 वर्ष से आयु से लेकर अब तक के हमारे सारे कार्य अपने परिणाम और अनुभव के साथ हमारे अनुचित केंद्र में जमा हो जाते हैं। इसे प्राप्त कर्म भी कहते हैं। अगला आता है ग्रहों के गोचर से। ग्रहों के जो तरंगे होते हैं हमारे शरीर पे और हमारे अनुवांशिक केंद्र पे प्रभाव डालते ही हैं। उदाहरण के रूप में, जब पूर्णिमा होती है, आप देख सकते हैं कि नदी का जो वेव लेवल जो है वो काफी उठ जाता है। जब उस वेव लेवल को उठा सकता है तो सोच के देखिए हमारे शरीर में कितना प्रभाव डालता है। नेचुरल कैलामिटीज यानी प्रकृति की आपदाएं, बाढ़, हरिकेन्स या अर्थक्वेक, ये सब कहीं ना कहीं हमारे अनुवांशिक केंद्र को प्रभावित करते हैं। जैसे बिग डेटा के फायदा लेने के लिए हमें डेटा एनालिसिस जरूरी है, वैसे ही हमारे अनुवांशिक केंद्र को अच्छे बनाने के लिए, उसका अच्छा उपयोग करने के लिए आत्म विश्लेषण यानी इंट्रोस्पेक्शन करना उतना ही जरूरी है। कर्मों को उनके मंशा और उनके द्वारा उत्पन्न परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरे में क्लासिफाई किया जाता है। विचार, शब्द या कार्य जो दूसरों को शारीरिक या मानसिक रूप से तुरंत या बाद के चरण में नुकसान पहुंचाते हैं, वे बुरे कर्म हैं। अन्य सभी अच्छे हैं। बुरे कर्म हमें क्या करते हैं? हमें दर्द और परेशानी देते हैं। आत्मविश्लेषण एक महत्वपूर्ण मानसिक अभ्यास है, मेंटल एक्सरसाइज, जिसके द्वारा विचारों, शब्दों और कर्मों का विश्लेषण करना चाहिए। उन्हें अच्छे के लिए हमारे कर्म को, हमारे कार्य को अच्छे के लिए बदलना चाहिए, बदलने का प्रयास करना चाहिए। अगर हम प्राप्त कर्म और संचिता कर्म को नहीं मिटाते हैं तो आगे चल के वह अकाम्य कर्म का जन्म देते हैं और भविष्य में चलकर हमें दुख और दर्द का सामना करना पड़ता है।
आराल तन्मात्र पंचतन्मात्र आत्म विश्लेषण करके हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे ही अच्छे कार्य करें और बुरे कार्य से बचे रहें। अब ये जरूरी हो जाता है कि हमारे अनुवांशिक केंद्र को शुद्ध रखें ताकि भविष्य में हम किसी भी दुर्घटना का सामना नहीं करें। सबसे पहला आता है एक्सपिएशन यानी परिशुद्धि। ये कैसे किया जाता है? नेक कार्य करना, अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करना, हमारे कार्यों से पीड़ित लोगों की पीड़ा को कम करना, खेद व्यक्त करना, सभी प्रायश्चित करना। उदाहरण के रूप में अगर हम गलती से किसी के प्यार को हम दबा देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, तो उनसे तुरंत माफी मांग लेनी चाहिए। बेशक उनका दर्द कम ना हो, लेकिन उनके मन में वो घृणा नहीं पैदा होगी जिससे हमें बुरा कर्म मिले। अगला आता है विसरण यानी डिसिपेशन। डिसिपेशन के दौरान एक अभिलेख के सुपर इम्पोजिशन यानी एक इम्प्रिंट को सुपर इम्पोज किया जाता है के माध्यम से पाप के अभिलेख को मिटाया जाता है। एक अच्छे इम्प्रिंट को रख के पाप के इम्प्रिंट को ऊपर रख यानी ऊपर को दबा के उसको मिटाया जाता है। एक एक अभिलेख बनाने वाले नेक विचारों का अनुसरण करके बुरे विचारों के अभिलेख को हटाया जा सकता है। हम ध्यान इंट्रोस्पेक्शन करके हम ये सब आसानी से कर सकते हैं। अगला आता है न्यूट्रलाइजेशन निष्प्रभाव। ध्यान के नियमित अभ्यास से के माध्यम से मन आत्म साक्षात्कार के लिए जीव शक्ति के साथ विलीन हो जाता है। इसके बाद ईश्वर की प्राप्ति होती है, जहाँ जीवन ऊर्जा दिव्य अवस्था में विलीन हो जाता है, जहाँ भगवान और स्वयं को महसूस किया जा सकता है। इस अवस्था में व्यक्ति कोई गलत काम कर ही नहीं सकता और जो भी कार्य करेगा वो जन के भलाई के लिए ही करेगा। उनकी चेतना दैवीय स्थिति के साथ लगातार एकजुट रहती है। अभिलेख का निर्माण समाप्त हो जाता है और मौजूद इम्प्रिंट जो भी है वो दूर हो जाते हैं। अगर हमारा जेनेटिक सेंटर दूषित है तो आगे चल के हमें बुरा ही बुरा होगा, हमारे साथ वह सुख और समृद्धि कभी नहीं मिलेगी। तो अनिवार्य है कि हमारे जेनेटिक सेंटर को हम शुद्ध रखें ताकि हम आज, कल, परसों और भविष्य में सुख और सुखी जीवन बिता सकें। इसी के साथ धन्यवाद। जय संसार, जय संसार, जय संसार।